जो आपने न्यूरालिंक वाला बताया कि आपने न्यूरालिंक एक ह्यूमनॉइड रोबोट में डाल दिया। नॉट ह्यूमनॉइड, अभी तो रियल ह्यूमंस में डाल। नहीं, अभी तो रियल ह्यूमंस में डाला है। मैं कह रहा हूँ कि कल को मेमोरी बैकअप लेके आप किसी के अंदर डालोगे। एग्जैक्टली, मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी आज नहीं है, बट भाई कभी भी आ सकती है भाई। डिकोड द एंटायर ब्रेन सिग्नल एंड मेमोरी डंप। अगर न्यूरलिंक का पूरा विजन पढ़ो, इट इज गोइंग टू बी असिस्टेड, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड, सो द ब्रेन असिस्टेड बाय एआई वुड बी एबल टू मेक कैलकुलेशंस एंड डिसीजंस बेटर। फॉर एग्जांपल लो, हाँ जी, कभी भी ऐसी कोई बात होती है यहाँ पे दंगे भी होते हैं। फिर दंगे होने में ये चार आदमी तो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इन्होंने जो है पैलेंटी ने कहा सब आप टूल ले लो प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का, जैसे ही कोई छोटी मोटी बात है तो हमको पता है कि इसके इस इशू को लेकर 100% अगले पर्टिकुलर दिन के ऊपर या महीने में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और वो हो गया तो आपको पता है फिर दंगे भी होना, ये चार तो पहले आ जाएंगे। तो अगर आपको दंगा फसाद रुकवाना है तो उन चार को पहले या प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लो। जैसे दुबई एयरपोर्ट में अभी टर्मिनल 3 के ऊपर लॉन्च हुआ है, न आपको पासपोर्ट दिखाना है, वीजा दिखाना है, कुछ भी नहीं है। वो तो पहले जाके खड़ा हुआ, वो भी नहीं है। अब आप बस अपना नॉर्मल चलते रहिए, 10-12 कैमरे आपको हर एंगल से पहचान रहे हैं, आपका इमिग्रेशन क्लियर है। पर उसके बाद एक दौर ऐसा भी है, कल को बैंक लोन वगैरह आपने नहीं चुकाया तो कोई भी एयरलाइंस और किसी एयरपोर्ट पे आप उसमें भी नहीं जा पाएंगे। उसमें क्या है ना, सस्ती कॉपी नहीं चलेगी। अब ठीक है, देशभक्ति में हम भी प्रमोट करेंगे, सबको करेंगे। जोहो की कहानी मुझे थोड़ी अलग लगती है कि बिना सरकार के सपोर्ट के वैसे भी उन्होंने 15-20 साल से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। आज अगर आप, मैंने तो यूज़ किया, अगर आप फीचर देखोगे, मतलब आज वो एक सुपर ऐप है। चाहे आप पेटीएम पेमेंट्स का ले लो, बैंकिंग का ले लो, टिकट बुकिंग ले लो, मैप्स ले लो, सब कुछ, चैटिंग से लेके वीचार्ट इज अ सुपर ऐप एंड इट इज मच बेटर क्वालिटी देन एनी अदर वेस्टर्न ऐप यू विल सी। सो इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। स्टॉक ऐप्स भाई, ग्रो जैसी ऐप, मतलब आपका मन करता है मैं शेयर खरीद लूं यार। हाँ, मतलब ईज ऑफ यूज है ना, कन्वीनियंस भी है, ईज ऑफ यूज। अब वो इंडियन ही है ना या बाहर का है ना। अब अगर बाहर की ऐप भी ऐसी होगी तो पता नहीं ग्रो पर, अगर ग्रो की बेटर क्वालिटी, मुझे बाहर की ऐप होना फर्क ही नहीं पड़ता। वेरी वेरी क्रिटिकल। इसीलिए इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके रूल्स नोटिफाई होके स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज डेटा देना बहुत आसान है। आप हिंदुस्तान में किसी मतलब छोटी मोटी दुकान में चले जाओ, सारा बिल देने से पहले आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांग रहा है ना, नहीं तो बिल नहीं देंगे। अरे भाई ससुरा प्रिंट आउट निकालो भाई, निकाल के दे दो। नहीं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चाहिए। मैं आपको फोटोज भी भेजूंगा, बाद में शेयर करना कि एकदम आपको रियल आदमी लग रहा है, तो आपके फेस का फोटो लेके 3D स्कैन करके वो एकदम हूबहू आपका मास्क पहना देंगे जो आप रोबोट को बना दो। तो मैंने कहा वी का बिजनेस मॉडल है, तो बोले कि साहब वो ये रोबोट ले जाओ अपने रेस्टोरेंट में, आइसलैंड आपको चाय पिलाएगा। जितेन भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच भाई दोबारा फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। खुश नसीबी हमारी अखिल बाबू। लास्ट टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुई थी और आपके साथ हमेशा इंटरेस्टिंग ही होती है, बिकॉज आप जिस फील्ड में हैं आजकल उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी रहती है। तो आप भी देखते होंगे कि लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट इस पर बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन भाई विद टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी। आई रेड पीटर थियल्स बुक एज आई वॉज टेलिंग यू 0 to 1 and I used to be a very big fan of his, of what all he's achieved. And then in last few months or so Palantir की videos आने लग गई with all the wars happening around the world, with America's intrusion in all these places. तो मेरे को लगा यार what is Palantir, what are they doing, because online ना आप कितना भी पढ़ लो, मेरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली इसके ऊपर कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो डेटा के थ्रू बता के गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ये वॉर करो, यहाँ वो वॉर करो, पता नहीं मिसकन, फिर जब न्यूज़ स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। बट आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली, बिकॉज यू वुड नो मच बेटर, कि वॉट डू दे एक्चुअली डू, वो क्या कर रहे हैं ऐसा कि इतनी बात हो रही है उनके बारे में। भाई 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मतलब अब सडनली पिछले साल भर से आप देखोगे कि पैलेंटियर के बारे में इतने बातें हो रही है, स्टॉक्स भी बढ़ गए और वाइट हाउस ने जितने उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए उसके बारे में बातें आ रही हैं। और कोइंसिडेंटली 2-3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व रहा है अभी हुए हैं। तो उसके कारण से इस तरह की जो कंपनीज जो इसमें इन्वॉल्व रही हैं उनके बारे में चर्चाएँ भी बहुत हो रही हैं। और थोड़ा सा नया इसलिए भी है कि जो रूटीन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो रूटीन वेपन्स बनाते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स बनाते हैं, ये सब कंपनियाँ उनसे हटके हैं। तो एक तो पैलेंटियर जो भी कर रही है वो कोई नया नहीं है, वो 20 साल से कर रहे हैं। हाँ, 2003 की कंपनी है। दूसरा उसको लेकर 2-3 अवधारणाएं। एक तो आपको ये पहले समझना होगा, पैलेंटियर इनिशियली स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी। और उसमें साधारण है कि साहब आपके पास, मान लीजिए आप एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आपके पास 1 FIR है, 2 FIR है, तो आप कई बार मैनुअली उसको देख सकते हैं। अब आपके पास 1 लाख हैं
तो आपको उसके लिए 1000 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो शुरू में उन्होंने कहा कि हम सारे सिस्टम को जो है हम एक डिजिटल फॉर्मेट में ले आते हैं और उसके ऊपर हम बिग डेटा एनालिटिक्स टूल चला के मल्टीपल FIRs को, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है या अरेस्ट किया है और वो सस्पेक्ट या अक्सर कोई सस्पेक्टेड क्रिमिनल है जिसको आप रूटीन चेक कर रहे हैं किसी चेक पोस्ट के ऊपर, तो पिछले 1 लाख FIRs में इफ़ नॉट एज अक्यूज कहीं विटनेस या किसी मेंशन भी उसका है क्या उसके बारे में, तो वो आपको एक नया तौर तरीका वो लेके आया। और भी कई कंपनीज ऐसा कर रही थी लिंक एनालिसिस वगैरह के कई टूल से, पर पैलेंटीर बहुत बेहतर तरीके से उसको कर रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर आप देखेंगे फेशियल रिकग्निशन को वो लेके आए, फिर उस कई मल्टीपल डेटाबेसेस को उन्होंने मर्ज किया। तो फिर उसमें क्या ऐसा, अब आप पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, फिर आप कस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं, फिर आप इमिग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप US में फिर आप बोलते हैं कि यार मेरे को इमिग्रेशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट बनवाना है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वो भी चाहते हैं कि फिर हम जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है इस तरह के टूल है उनकी हेल्प ले लें। तो ये सब बढ़ता गया धीरे धीरे। अब आप एयरपोर्ट्स के ऊपर चाहिए, ज़्यादातर जो वर्ल्ड के बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसमें जब आप इमिग्रेशन करते हैं तो आपका जो उसके अंदर चेक्स है या जो डेटा पूरा का पूरा सिस्टम डिप्लॉयड है इंक्लूडिंग FRS वगैरह, वो कई जगह पैलेंटीर का है या उनके सिस्टर कंपनीज का है जो उस तरह का काम कर रही है। तो इनिशियली दे ऑल स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी विच विल हेल्प इन लॉ इन्फोर्समेंट कैचिंग द सस्पेक्ट। और उसके बाद एक दौर आया प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का कि सब आप हम इतने बड़े डेटाबेस के साथ बैठे हैं, अब आपको पता है इस शहर में मान लीजिए वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि हर साल एक पर्टिकुलर इशू को लेके या किसी चीज़ को लेके हर साल यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। कभी भी ऐसी कोई बात होती है यहाँ पे दंगे भी होते हैं। फिर दंगे होने में ये 4 आदमी तो ये तो हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो अब इन्होंने जो है पैलेंटीर ने कहा साहब आप टूल ले लो प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का, जैसे ही कोई छोटी मोटी बात है तो हमको पता है कि इसके इस इशू को लेकर 100% अगले पर्टिकुलर दिन के ऊपर या महीने में कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और वो हो गया तो आपको पता है फिर दंगे भी होना, ये 4 तो पहले आ जाएंगे। तो अगर आपको दंगा फसाद रुकवाना है तो इन 4 को पहले या प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लो। अब आप इसको ये कह सकते हो कि साहब ये कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि भविष्य बता रहे हैं कि दंगे होंगे यही करेंगे, पर प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस है और ये एक एग्जिस्टिंग पैटर्न को रिकग्नाइज करके एक लार्ज सेट ऑफ डेटाबेस के ऊपर एक एनालिसिस करके वो आपको एक सुगबुहाट या आप एक इंडिकेटर देते हैं कि साहब ये चीज़ें आप करोगे तो ये होगा। अब तो बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ कर रही हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अब आज वर्ल्ड का जो सबसे बेहतरीन टूल प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस के जो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है वो है IBM वाटसन। तो वाटसन तो उसमें तो उसमें क्या था कि आप मान लीजिए वो उन्होंने डॉक्टर को असिस्ट करना शुरू करा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। तो कोई डॉक्टर साहब हैं जो एक व्यक्ति को मान लीजिए कैंसर के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और IBM वाटसन वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो आप वाटसन कहता है कि ठीक है साहब इनके ये हेल्थ पैरामीटर हैं, आप इनको ये डोज दे रहे हैं। 10,000 केसेस में हमने देखा है जहाँ इस तरह का था, अगर आप इस तरह की दवाई देंगे, अगर इसको 0.5% या इसकी जगह ये दवाई देते तो बेहतर परिणाम आएंगे। तो अल्टीमेटली डिसीजन डॉक्टर का है, पर चूंकि लाखों लोगों के डेटा सेट के ऊपर आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं तो आप डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ें फिर जो हैं कई कंपनियां पैलेंटीर, उसके अलावा भी कंपनियां वेदर फोरकास्टिंग में किसानों को आप किस तरह की फसल बोनी चाहिए उस तरह की चीज़ों में आप चले गए। जो IT कंपनीज हैं उनको अपना प्रोडक्शन ऑटोमेट करना है, या जो बड़ी बिग 4 है उनको कई तरह के डेटा के ऊपर फोरकास्ट करना है। शेयर मार्केट हुआ, कई लोग डेटा तो हर जगह यूज़ होएगा। और जहाँ अब डेटा की इस तरह की काबिलियत आपके पास आ जाती है कि इतने बड़े डेटाबेस के ऊपर आप कर पा रहे हैं, तो हो सकता है डेटाबेस में 4 चीज़ें आप कर रहे हो, उसके अलावा भी 12 चीज़ें करने की क्षमता हो। तो फिर उसमें आपको एक मौका मिलता है, कैन यू कंट्रीब्यूट इन द वॉर इकोनॉमी, Which is the biggest economy in है ना साहब। अब आप फेशियल रिकग्निशन है या इमेज रिकग्निशन आपके पास है, इस तरह के टूल्स हैं, या कंप्यूटर विजन में आपकी बहुत बड़ी महारत हासिल है, तो फिर बोलते हैं कि यार साहब एक ड्रोन की फुटेज आएगी, उसके वो भी आप एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे कितना हीट सिग्नेचर का भी आप एनालिसिस कर सकते हो क्या आप सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन इमेजरी, जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस जो हमारे पास इकट्ठी हो रही है, पुराने जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उन सबका एक साथ एनालिसिस करके आप क्या मुझे एक पिक्चर बना सकते हैं। तो फिर उसका डिफेंस का भी यूज़ है। और पैलेंटीर ने तो पहले भी FBI और CI के साथ इस तरह की एजेंसी के साथ काम करती आई है। तो कैपेबिलिटी किसी भी कंपनी के पास होगी तो उसका डुअल यूज़ हमेशा होगा।
अगर कोई कंपनी बंदूक बनाती है तो उसको पुलिस भी खरीदेगी और उसको आर्मी भी खरीदेगी, गुंडे मवाली बदमाश वो सब भी खरीदेंगे। जो एंड यूज़र है उसके इंटेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए पैलेंटियर के पास एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है डेटा एनालिटिक्स का। उसका इस्तेमाल आप प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, फोरकास्टिंग, या अब आप उसको जो थोड़ा सा लोग सर्च कर रहे हैं कि सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है, वो है। और उसका साधारण उदाहरण मैं दूँ, एक कैमरे को जब आप सड़क पे लगाते हैं तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए मॉनिटरिंग है। अगर आप किसी के बाथरूम में लगाते हैं तो वो हनन ऑफ प्राइवेसी और सर्वेलेंस और उस तरह का है ना। तो कैमरा इज़ नॉट द कल्परेट, द पर्सन हु इज़ यूजिंग द कैमरा एंड फॉर व्हाट पर्पस इज़ द कल्परेट। सो टेक्नोलॉजी तो है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस दौर में जाएगा और उसकी अब आप कैमरे के ऊपर आप बोले कि मैं FRS फेशियल रिकग्निशन भी लगा सकता हूँ कि स्टेडियम के अंदर कौन घुस रहा है और वहाँ पे कैमरा लगा, और आप ये भी टेक्नोलॉजी माउंट कर दे कि या जो व्यक्ति है इसकी फ़ोटो का किसी पुरानी FIR में है, किसी पुराने केस में है, तो इसको रोक लो। तो ये जनता के लिए भी बहुत बड़ा एक हेल्प है। ये तो होएगी टेक्नोलॉजी, आई एम श्योर हो ही रही है। आज आप रिपब्लिक डे पे चाहिए या कहीं पे भी चाहिए, स्टेडियम में कहीं, मतलब भारत में दिल्ली के अंदर भी हर जगह फेशियल रिकग्निशन का सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसमें इनोवेशन क्या है कि एक्यूरेसी कितनी होगी, 99.5%। स्पीड कितनी होगी कि आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। जैसे दुबई एयरपोर्ट में अभी टर्मिनल 3 के ऊपर लॉन्च हुआ है, ना आपको पासपोर्ट दिखाना है, ना वीज़ा दिखाना शक्ल दिखानी है, कुछ भी नहीं है। वो तो पहले जाके खड़ा हुआ, वो भी नहीं है। अब आप बस अपना नॉर्मल चलते रहिए, 10-12 कैमरे आपको हर एंगल से पहचान रहे हैं, आपका इमिग्रेशन क्लियर है। अब आपको रुकना भी नहीं है, ना आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, ना आपको इमिग्रेशन कराना है। जो डिजिटल इमिग्रेशन था पहले वो फेस रिकॉग्नाइज कर रहा था, जैसे हमारा डिजी यात्रा में एक तरह से ना, उसमें अब वो भी जरूरत नहीं है। आप अपना सामान लेके बस चलते रहिए, कॉरिडोर बना दिया, बस वहाँ से चल के निकल जाइए, आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, इमिग्रेशन ऑल क्लियर, आपकी फ्लाइट डिटेल आपका सब चेक हो गया। भाई इनसेन यार, दैट्स अमेजिंग। मैं अभी चाइना में भी गया था। वहाँ पे भी वो एयरपोर्ट पे यू जस्ट हैव टू शो योर फेस। जो वो गेट, वो जो जहाँ पे वो नहीं होते, आप देखने जाते हो कि कौन सा गेट है, चेक इन है, कितना टाइम है, आप बस जाके शक्ल दिखाओ, सारा डेटा आ जाता है आपका शक्ल देख के। तो और सब यूएई में ये है। आप भी जैसे हम दिल्ली में भी एक तरह से डिजी यात्रा को जो नॉट इमिग्रेशन बट जो सिक्योरिटी आप क्लियर करवा रहे हैं, फेस को रिकग्नाइज करके, आप फेस या बोर्डिंग पास वगैरह चेक कर रहे हैं, आधार से सीधे डेटा आपके पास है ही है। और अभी अगर आप जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स का इमिग्रेशन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर भी है, उसमें भी एक तरह से आप फेस ही रिकग्नाइज कर रहे हो और आप बोर्डिंग पास चेक कर रहे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी लाइफ को कन्वीनियंट भी बहुत बनाएगी। सही बात है। पर उसके बाद एक दौर ऐसा भी है, कल को बैंक लोन वगैरह आपने नहीं चुकाया तो कोई भी एयरलाइंस और किसी एयरपोर्ट पे आप उसमें भी नहीं जा पाएंगे। सही बात। और चाइना ने किया था बाय द वे। अच्छा, 5 साल पहले जो बैंक लोन के डिफॉल्टर थे, चाइना के किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टिकटिंग में उनको अवेलेबल, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक टू द नेशनल आईडी। तो वो लोग ना तो ट्रेन के टिकट बुक कर पा रहे थे, ना फ्लाइट के। अब आप बसों से जाओ जहाँ जाना है। तो इट्स अ प्रोरेटा पनिशमेंट जो आपको दी जा रही है कि भैया या तो अपना उधार के हिसाब चुकाओ, नहीं तो फिर धक्के खाओ, बसों में ट्रैवल करो, धक्के खाओ। ये हम दिल्ली में ऐसी टेक्नोलॉजी दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लानी चाहिए भाई। जितना जैम दुबई में है, दिल्ली में तो उससे कम ही है एयरपोर्ट ट्रैफिक। तो वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। पर उसमें देखिए, दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखें, जो डिजी यात्रा है आज, अब लोग उसको अच्छा गए बुरा गए गाली दे, पर उसने लाइफ में कितनी सहूलियत बनाई है। जहाँ एक व्यक्ति, एक जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो भी CISF के डिप्लॉयड थे, उनको प्रति व्यक्ति 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड वहाँ पर लग रहे थे, और उसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है। आप नकली टिकट ले जाओ, अंदर घुस जाओगे, तो वो कोई मतलब टेक्निकली उसकी जीरो यूटिलिटी है ना। आप कोई भी अपना आईडी दिखा दो ना, तो वो आईडी को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, नहीं वो टिकट को क्रॉस। कोई भी आप प्रिंट आउट एडिट करके PDF पे ले जाओ। मगर डिजी यात्रा के आने से 2 चीज़ें हुई। एक तो जो वेरिफिकेशन है वो 100% फुल प्रूफ है, जो व्यक्ति है वही है, आईडी क्योंकि आधार से सीधे 100% करेक्ट आईडी है, और आपका बोर्डिंग पास भी वो फ्लाइट से मैच कर रहे हैं मैनिफेस्ट से। तो वो भी एक तो 100% सिक्योरिटी हुई। दूसरा, आप डिजी यात्रा में गेट में आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 सेकंड या 4 सेकंड लग रहे हैं। तो डिजी यात्रा के गेट्स पे इसलिए लाइन नहीं, हंसे 3-4-5 लोग हैं, पहले आधे घंटे का बीच में एयरपोर्ट के अंदर वो लग गई थी लाइन। तो टेक्नोलॉजी से दिल्ली में सहूलियत भी है। अगला मुझे यह है, कोशिश करनी चाहिए कि इमिग्रेशन भी हम फेशियल कर दें। भाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एट इंडियन एयरपोर्ट्स फॉर मी is not the security, is nothing. Security में तो चलो मशीन्स अपग्रेड हो जाएगी, इट कैन बी बेटर। एंट्री पे थोड़ी बहुत लाइन होती है, ठीक है, आप एंटर कर जाओ। प्रॉब्लम होती है इमिग्रेशन
जो पहले तो अफसर आते टाइम भी और जाते टाइम भी, जाते टाइम जी क्यों जा रहे हो, आते टाइम कहाँ क्यों गए, अरे यार मैं अपने काम से गया हूँ, मेरा बिजनेस वीज़ा है, मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, मैं कोई गलत काम करने थोड़ी जा रहा हूँ, मेरा देश में वापस आए आने दो यार। वो 10 सवाल पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट देके कहते अभी 1 हफ्ते पुरानी बात है, मैं इटली से वापस आया, बड़ा ट्रैवल करते हो तुम, क्यों करते हो इतना ट्रैवल। अब कोई इमिग्रेशन ऑफिसर क्यों पूछे ये क्वेश्चन, कई बार नहीं भाई ये नहीं नया व्यक्ति आउट ऑफ ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना ये दे विल बिकम द थिंग ऑफ पास्ट। आप 3-4 साल नहीं फेशियल रिकग्निशन ना भी हो तो ई गेट्स जो होंगे, आप अपना पासपोर्ट लगाइए, आपके पास वीज़ा आप जाइए। तो ये और मैनुअल इमिग्रेशन बहुत रेयर केसेस में होगा जहाँ ई गेट क्लियर नहीं हो रहा है या किसी को कोई सस्पेक्ट है या आपके पास वीज़ा क्लियर मशीन नहीं रीड कर पा रही है, पहले से आप एनहांस चेक के अंदर हैं तो होगा। और दूसरा ये सब चीज़ों के लिए जो उल्टे सीधे सवाल जवाब है, इसी के लिए पासपोर्ट में वो ECR कैटेगरी है कि आपको सवाल जवाब ज़्यादा करने हैं, नहीं करने हैं, तो नहीं तो फिर वो सब हो चुका है। पर फिर भी कई बार लोग शौकिया होते हैं, शौकिया पर कई बार वो अच्छे उससे भी पूछते हैं, कई बार ऐसा नहीं है, और कई बार पता है वो दिल खुश भी कर सकते हैं। तो कई बार आपको कहेंगे अरे वहाँ से क्या आपकी जवान से में लग रहा था बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द फ्लाइट। तो कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति सवाल एक निरस्ता के साथ और क्यों जबरदस्ती और खिसियाने के लिए पूछ रहा है तो आपको लगा इरिटेशन हो रही है, और कई बार वो बेस्ट इंटेंशन से आपको खुश करने के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ फ्लाइट भी एक अच्छा सा बात बोल दे तो आप भी दिल खुश होके जाते हैं। अभी मेरे साथ हुआ ना, मैं राजस्थान उधर जा रहा था मार्बल फेयर पे, जब मैं अभी गया तो जब जा रहा था तो पूछते जी अपने कान में बाली पहनी है, आप कहाँ से है, मार्बल फेयर के लिए जा रहे हैं क्या, मैंने कहा क्योंकि और भी इंडियंस जा रहे होंगे, मैंने कहा हाँ जी, कहते अच्छा फिर तो राजस्थान से होंगे, मैंने कहा राजस्थान से हूँ, कहते राजस्थान में कहाँ से, मैंने कहा नगौर, कहता मैं भी नगौर से हूँ। तो वो कभी कभी वो अच्छा मतलब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा सिस्टम ऐसा नहीं है, पर मतलब कई बार आपको खड़ूस व्यक्ति भी मिल जाएंगे सुबह लड़का, और कई बार एकदम मतलब दिल को अच्छा दिन से अच्छा बनाने वाले व्यक्ति लोग भी मिल जाएंगे भाई। तो कमिंग बैक टू क्लोजिंग द पैलेंटियर चैप्टर, बट मैं ये सोच रहा था, आपने सही बात बोली कि ये टेक्नोलॉजी है, उसने कैमरा बनाया, उसका सही यूज़ भी हो सकता है, वो बुरा यूज़ भी हो सकता है, बट जो ये कॉन्कॉक्शन है, ये जो कॉकटेल है ऑफ a country like US with the kind of they've been involved in wars, they love to sell weapons, they love instigating wars ताकि उनका माल और बिके, with a mix of a company like Palantir is dangerous for the world. I mean हाँ, बट वो इनएविटेबल है ना, मतलब और पैलेंटियर अकेले नहीं है, पैलेंटियर जैसी कम से कम 100 कंपनी यूएस में होंगी, कम से कम 15-20 कंपनियां इंडिया में होंगी। लेवल एंड साइज एंड स्केल ऑफ कैपेबिलिटी अलग हो सकता है। इंडिया में है ऐसी कंपनी, डेटा एनालिटिक्स कंपनी तो हर जगह है ना। अब डेटा एनालिटिक्स आप बीच में आया था, आप वो इनकम टैक्स वाले इंस्टाग्राम में फोटोज देख के नोटिस भेज रहे हैं, ये सब करके इसका कोई अंत नहीं है जो सुनने में आ रहा है, बट उसमें क्या है कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा। और ये मतलब कहीं ना कहीं तो देखो ठीक भी है ना, आज आप विजय माल्या के बच्चों को ले लो, आप F-16 की रेस फैशन शो और वो फरारी वर्ल्ड में इस दुनिया भर का घूम रहे हो, यहाँ पे फार्मूला 1 रेसिंग करा रहे हो, और आपके लोगों के एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो फिर कहाँ जाओगे। हाँ सही बात। तो इस तरह के जो फ्लाइट रिस्क के कैंडिडेट हैं तो कई बार उनके लिए ठीक भी है, पर हमारे यहाँ एक व्यथा ये है कि जिनको रोकना चाहिए वो पहले ही लंदन में सब बैठे हैं वहाँ पे। भाई अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी आई थी जो कि इंडियन कंपनीज़ के लिए तो बहुत अच्छी होगी, जो कैमरा मेकिंग कंपनीज़ है CP+ वगैरह, कि वी हैव बैंड सम चाइनीज़ CCTV कंपनी रिसेंटली इन इंडिया बिकॉज उन पे एलिगेशन लगा था कि ये जो भी इनके कैमराज लगे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या पब्लिक एरियाज़ में, ये सारा का सारा जो डेटा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी चाइना जा रही है। इज़ इट ट्रू? ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है? इसमें ना एक्चुअली बैन नहीं है। अब क्या है कि एक तो कोई भी कैमरा कंपनी हो, यहाँ पे एक अभी पिछले 5-6 साल से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द कैमराज विच वर सोल्ड इन इंडिया वर 90% मेड इन चाइना। आउट ऑफ दैट 90%, ऑलमोस्ट 80% वर सोल्ड बाय चाइनीज़ कंपनीज, हिकविजन वगैरह जो कंपनीज़ हैं। बाकी जो है फिर आप फिलिप्स के भी कैमरे हैं, CP+ के, ये सब मेड इन चाइना थे, या फिर असेंबल्ड इन इंडिया बोल लो, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम चाइना। और यहाँ पे खाली असेंबल करने से हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया में फ़र्क है ना।
तो फिर CP Plus अब इंडिया में बना रहे हैं काफ़ी कैमरा, काफ़ी बना रहे हैं। मैं उनकी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, पर मेजॉरिटी कंपोनेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो अब उसके अंदर क्या था कि और एक होता था पहले CCTV कैमरा 10-15 साल पहले भी लगा हुआ है। पिछले 5-7 साल से जितने CCTV कैमरा या होम मॉनिटरिंग सिस्टम आप लगा रहे हैं, सबकी लाइव फीड एंड विद द फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर अ मंथ और 10-20 डेज क्लाउड के अंदर आपके मोबाइल में आपके फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, जो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, वो DVR लगा हुआ है, आप जाओगे वहाँ पे रिकॉर्डिंग निकालोगे। फीचर भी अच्छी है कि साहब आपने किसी दुकान में या गोडाउन में कैमरा लगा रखा है, आप चलते हुए अपने गेट को या चाइल्ड मॉनिटरिंग में नानी को मॉनिटर कर रहे हो, तो रिमोटली आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस कंपनी का कैमरा है, अगर वो चाहे किसी बैकडोर का इस्तेमाल करना चाहे या ऐप का एडमिन पासवर्ड, वो रिमोटली आपको अपग्रेड भी करती हैं, फॉर्मवेयर अपग्रेड करती हैं, तो उनके पास आपकी लाइव फीड अवेलेबल है। तो अब चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ उस समय एक तरह से अप्रीहेंशन थ्रेट और मतलब एक राइट असेसमेंट में विद फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हो कि अगर आज उनकी कंपनी से कैमरे सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर होंगे तो 100% वो फीड्स को एक्सेस करना चाहेंगे, और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के अंदर एक तो जो मैनेजमेंट है देर ऑल CCP मेंबर्स, प्लस बाय चाइनीज़ क्लाउड एक्ट दे आर बाउंड टू शेयर एंड एड चाइनीज़ मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कैरी आउट एनी टास्क असाइन टू देम इंक्लूडिंग सर्वेलेंस लॉ एनफोर्समेंट। तो बाय लॉ भी मैंडेटेड है, हाँ बाय लॉ भी मैंडेटेड है, और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आपको कोऑपरेट करना है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। वहाँ पे एक तरह से आप प्रीएम्प्टिव सर्वेलेंस है उसके लिए भी वो कंपनीज को करना है, तो दोनों में फ़र्क है। चाइना में सबसे बड़ा रिस्क है, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो और ये सारी कंपनीज जो हैं दे आर ऑल इन अ वे एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज सारे के सारे बड़े CEO से सब तो सारे मेंबर्स ही हैं CCP के, और कंपनीज़ के अंदर भी CCP की कमिटीज़ बनी हुई हैं। तो ये डर है कि और क्यों नहीं वो करेंगे। अगर आज उनकी कंपनी है, अगर आज भारत की किसी कंपनी के कैमरे अगर रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में लगे होते, तो अगर कोई हल्का सा भी खून लाल होगा तो वो ज़रूर भारत की मदद करेगा किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो यही इन कंपनीज के साथ भी होगा। तो ये तो फेट अकम्प्लाई है कि अगर आप इनको एंट्री दोगे तो ये काम करेंगे। तो उससे बचने के लिए सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की पॉलिसी लेके आई कि भैया आप बताओ कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं। और हार्डवेयर से बड़ा थ्रेट सॉफ्टवेयर का है कि कैमरा itself is not the threat, but the app, the firmware, and the access, they are the bigger threats. तो अब Hikvision का तो वो खुद ही का है ना। अब CP Plus का मुझे नहीं पता उनका फर्मवेयर अभी कहाँ का इंडिया में बना नहीं बना, US का भी होगा, बट सी ऑन अ लार्जर इकोसिस्टम यू अल्टीमेटली हैव टू प्रोड्यूस योर ओन हार्डवेयर एंड ओन सॉफ्टवेयर, इवन इफ इट इज 80% इफेक्टिव एंड 20% लेस इफेक्टिव। दैट इज हाउ द ट्रांजिशन विल हैपन। इसलिए कल परसों से आप ट्वीट देख रहे हैं पूरी की पूरी भारत सरकार अब जोहो के ऊपर जा रही है। जोहो में लोग चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्तान की प्राइवेट कंपनी है, सब इसको प्रमोट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। अरे बेकार की बातें हैं। इतने दिन US की प्राइवेट कंपनी इसके ऊपर चल रहे थे, कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी कंपनी के ऊपर हम एक अपनी मतलब लेके आए सामान और फॉरेन डिपेंडेंस ख़त्म हो। तो ये धीरे धीरे शुरुआत है। हो सकता है जो हो आज गूगल के मुकाबले, जीमेल के मुकाबले मतलब 10% लेस एफिशिएंट हो। ठीक है, समय के साथ हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। डू यू थिंक इट्स अबाउट एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी? क्योंकि कू आया था, कू ही नाम था ना उसका, कू नहीं कौन, जो इंडियन कंपनी थी ट्विटर की जगह। हाँ, अब वो सब ने एक बार, मैंने भी डाउनलोड करा, मैंने भी किया, प्रमोट भी किया, फिर वो नहीं चला। जब तक एक वेव ना आए ना, मतलब कि व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव ना, दैट इज व्हेन यू। उसमें क्या है ना, सस्ती कॉपी नहीं चलेगी। अब ठीक है, देशभक्ति में हम भी प्रमोट करेंगे, सबको करेंगे। जोहो की कहानी मुझे थोड़ी अलग लगती है कि बिना सरकार के सपोर्ट के वैसे भी उन्होंने 15-20 साल से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं, है ना। ईमेल वर्ल्ड क्लास है, इन्वॉइसिंग सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, तो दे हैव प्रूवन देयर मेटल। और अगर आज की डेट में हमको एज अ नेशन लगता है कि मेरे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अगर कोई ढूंढना हो हिंदुस्तान के अंदर, मतलब आत्मनिर्भर भारत के अंदर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपने कम्युनिकेशन को शिफ्ट करने का, तो जोहो से बेहतर तो अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो जैसे आपने ईमेल के ऊपर किया या जोहो पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बाकी सेक्टर्स में भी लेके जानी होंगी, इवन इफ दे आर लेस एफिशिएंट एंड मोर एक्सपेंसिव, तब भी हमको करना चाहिए। जितेन भाई, दिस आई सी इन चाइना, क्योंकि वहाँ पे VPN के थ्रू ही आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपको WeChat के थ्रू ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो और वहाँ की पॉपुलेशन भी कितनी लार्ज है, तो क्या डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है कि US तो हमें खा जाएगा अगर हम ऐसा करें, बट क्या यही ऑप्शन नहीं है कि आप बंद ही करो
किसी इंडियन कंपनी की ऐसी टेक्नोलॉजी को ताकि हम पकड़े उसके लिए ये बंद करना पड़ेगा, या आपको लगता है दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। जो चाइनीज फिलॉसफी की बंद मत करो पर आने मत दो, हाँ, यस, वो चलती है। क्योंकि आपने शुरू में ही उनको पेनिट्रेट मार्केट के अंदर नहीं करने दिया, तो आज वीचैट, और वीचैट ऐसा नहीं बिकॉज वो नहीं आए तो वीचैट चला। वीचैट आज अगर आप, मैंने तो यूज़ किया, अगर आप फीचर देखोगे मतलब आज वो एक सुपर ऐप है। सुपर, हर चीज़ है। पेटीएम पेमेंट्स का ले लो, बैंकिंग का ले लो, टिकट बुकिंग ले लो, मैप्स ले लो, सब कुछ चैटिंग से लेके ना, वीचैट इज अ सुपर ऐप एंड इट इज मच बेटर क्वालिटी देन एनी अदर वेस्टर्न ऐप यू विल सी। सो अलॉन्ग विद द अल्टरनेटिव ऑफर यू ऑल्सो विल हैव टू ऑफर क्वालिटी एंड इनोवेशन, और वो इंडिया में भी अब हो रहा है। मतलब अगर आप धीरे धीरे देखोगे हमारे पेमेंट ऐप्स आज किसी भी अदर ऐप से दे आर मच बेटर, है ना। डिजिटल बैंकिंग ऐप्स, स्केपिया वगैरह, मैंने भी रिसेंटली एक कार्ड करा यार, ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो था, वैसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, मतलब ये स्केपिया का क्रेडिट कार्ड है, मैंने उसको लिया, ठीक है ना। अभी उसके अंदर क्या है कि बॉस वो जो ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है, जब केवाईसी वगैरह होता है, इतना स्मूथ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, बिकॉज आधार लिंक्ड है, आपने आधार से केवाईसी करा है, फिर वो आपने पैन नंबर दिया, एक वीडियो केवाईसी हो गया। आजकल कंपनी बनाने में भी डायरेक्टर केवाईसी, केवाईसी हो रहा है। बट अब पावर ऑफ आधार को जो हम लिवरेज कर रहे हैं, पावर ऑफ डिजिटल केवाईसी है, मोबाइल ऐप्स है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, अमेजिंग, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। स्टॉक ऐप्स भाई, ग्रो जैसी ऐप, मतलब आपका मन करता है मैं शेयर खरीद लूं यार, मतलब ईज ऑफ यूज है ना, ईज ऑफ यूज। अब वो इंडियन ही है ना या बाहर का है ना। अब अगर बाहर की ऐप भी ऐसी होगी तो पता नहीं, ग्रो की बेटर क्वालिटी, मुझे बाहर की ऐप होना फर्क ही नहीं पड़ता। लाइकवाइज अगर आज कोई इंडियन प्लेटफॉर्म यूएस के प्लेटफॉर्म से बेहतर आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली यूज करना शुरू कर देंगे। ये तो आप सही कह रहे हैं। अब उनको रोकना ना, जबरदस्ती रोकोगे, इनको रोकेंगे तब अपना बनाएंगे। फिर नेपाल में हुआ कि वो सब उन्होंने वो मतलब अफीम की तरह उनको चटवा दिया गया है कि इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो गया तो सड़क पे उन्होंने पार्लियामेंट जला दी, तो वो अफीम है ये। तो इसलिए बेटर है कि जितने ही अफीम वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे चटा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, मतलब इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जितना पॉसिबल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हो हम इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, बिकॉज ये मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इनको हटा नहीं सकते। जितना एक बार इन्होंने पेनिट्रेट कर लिया, ये इनको हटाना मतलब एक दोहरी तलवार की तरह है। आपको भी आपने कितनी सही बात बोली भाई, जो आपने कोरिलेट करा कि यस हमें ये यूज़ करना चाहिए, बिकॉज बाहर की कंपनीज तो हमारा सब कुछ ही लेके बैठी है। अब वो उसको किस तरीके से कब यूज़ करे हमें भी नहीं पता। एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर का नहीं है, ईवीज़ में आप देख लो जी, टाटाज एंड महिंद्रा ईवीज़ बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एमजी का एक दो ईवी पहले से आ रहे हैं, मोरलेस हमने टेस्ला फैसला बाहर की कंपनियों से इंडियन ईवी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, पर वो इसलिए इंडियन ईवी सेक्टर चल पाया बिकॉज देन टाटा और महिंद्रा आल्सो ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दैट्स ट्रू। इफ दे वुडंट हैव, कल को रोज आता तो मैंने बैटरी फूक रही होती, गाड़ियाँ बंद करी होती तो कौन खरीदता। पर आज लोगों को बोलो दे आर हैप्पी विद द ई व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय टाटा एंड दिस कंपनीज, तो व्हाई नॉट। तो ये कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा ना, आप शुरू में आने मत, आप सोचो कि सब सारी मतलब चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पे सामान गाड़ियाँ बेच रही हैं, ये भी फिर आप बोलो इनको बंद करके इंडियन ईवी बनाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो फिर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। शुरू में आप थोड़ा सा इंडियन सेक्टर को स्पेस दे दो कि वो ग्रो कर जाए, मार्केट स्टेबलाइज हो, डिमांड बढ़ जाए, उनकी भी प्रोडक्शन क्वांटिटी एक लेवल पे आ जाए, तो फिर आप प्रोडक्ट्स मतलब मार्केट स्टेबलाइज हो। इंडिया अभी BYD के साथ तो यही कर रही है, चाइना वाली स्ट्रैटेजी की, रोको भी मत और आने भी मत दो, आओ मगर महंगे हो, धीरे बस। हाँ, यही कर रही है आई थिंक। हाँ, ऐसा नहीं कि BYD के प्रोडक्ट खराब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है भाई। अगर जो प्राइस रेंज है उसके आधे प्राइस रेंज में हमारी गाड़ियां अगर अच्छी क्वालिटी की, तो हमारी गाड़ियां मिल रही है, नो डाउट मिल रही है, ये तो बात है। अभी हम जैसे सर्वेलेंस की बात कर रहे थे, जैसे वहाँ तो कोई आपका राइट टू कुछ है ही नहीं चाइना जैसी कंट्री में, कि वहाँ तो सब कुछ ही आपके ऊपर नजरें हर चीज़ की, हर मूवमेंट की। वहाँ तो भाई रेड लाइट भी क्रॉस कर रहे हो तो आपका चालान, आप उसको पता है कि आप गलती कर रहे हो। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, बट आई फील कि वहाँ पे काफ़ी डीप सर्वेलेंस स्टेट है उनका। देखो ऐसा है ना, वो कहते हैं कि वी गारंटी योर राइट ऑफ फ्री स्पीच बट वी डोंट गारंटी इट आफ्टर स्पीच। सही बात है, सही। तो भाई इंडिया में विद इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है और हम सभी टुवर्ड्स टेक, वी आर अ वेरी टेक की कंपनी इन कंट्री एज वेल, क्या
आने वाला फ्यूचर में नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर गेटिंग. आपने वो देखा ब्लैक मिरर? तो कब पहले जब मैंने शुरू में पहला सीज़न देखा था तो मुझे लगता था क्या यूटोपियन दुनिया की बात कर रहे हैं. जब मैंने उसका लास्ट सीज़न देखा मुझे तो लगा ये तो 5 साल में आएगा. होने ही वाला है. जब हमने अवतार मूवी देखी थी तब वो टैबलेट्स में लग रहा था यार ये क्या ही दिखा रहे हैं. अब 3 साल बाद देखा कि भैया होने वाला है. तो सेम उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि क्या आर वी ऑल्सो एज अ कंट्री और द वर्ल्ड इन जनरल हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्लैक मिररिश काइंड ऑफ अ स्टेट जहाँ पे हर चीज़, हमारी ज़िंदगी की एक एक चीज़, हर चीज़ बस इंटरनेट पर है या फिर किसी ना किसी के पास है, कि पर्सनल स्पेस ही ख़त्म हो गई हमारी ज़िंदगी की. यार देखो मतलब उसका नुकसान फ़ायदे सब हैं. जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, मैंने 1 mg से टेस्ट करवाया. अच्छा. नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप. तो उन्होंने क्या किया, एक मेरे को कंपैरेटिव रिपोर्ट भी दी और शायद 2-3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं देते थे, कि आपने ये सेम टेस्ट पिछले 5 बार करवाए हैं. अच्छा. तो उन्होंने मेरे को 3 साल का दे भी दिया. तो नाउ यू कैन ईजिली सी, किसी डॉक्टर को भी दिखा रहे हो 10 रिपोर्ट कैरी नहीं करनी, एक में दिखा दो उसको भी दिख रहा है सब कुछ. लाइफ कितनी ईजी होगी ना, रिपोर्ट ढूंढनी कुछ हो नहीं. मगर अब उसके बाद एक भी है कि अगले दिन डॉक्टरों के भी फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी हेल्थ कंपनी से टाइप कर लिया होगा कि साहब आपको ये सब करना है. अब वो डेटा को हमने कहा ये एनालाइज करेंगे, ये मोनेटाइज भी करेंगे. ठीक भी है. मतलब देखो अब एक, अगर आज आपके पास जाना हो यार, मैं 5 साल की रिपोर्ट कहाँ से लाऊंगा? 6 साल की एक छोटे से पैरामीटर की हो सकती है. सही बात है ना. तो अब बहुत अच्छा लगा एक ही रिपोर्ट में उसने, और कंपैरेटिव मार्किंग बड़ा इजी है. अब अगले 2 दिन कॉल्स भी आ रहे हैं तो ठीक है. अब ठीक है, आपको किसी ना किसी को दिखाना कई बार होता है कि ये सर आपको बढ़ा हुआ है, आप ये कंट्रोल कर लो इस तरह का. तो ठीक है यार, आपको किसी को कंसल्ट करना, नॉट दैट दे आर चार्जिंग, बट अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू गेट यू कि ये करवा लो. पर ये होगा. अब ये क्या है, कल को ये सब डेटाबेस लीक हो, कई कंपनियों के साथ हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हुआ, तो फिर हमारे यहाँ पे भी इतनी अवेयरनेस है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स आर सो क्रिटिकल टू समबडी. यस ऑफ कोर्स. है ना. रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ तो बहुत कई महीने तक लोग सुपर के बड़े बड़े चैनल कर रहे थे कि पुतिन साहब की तबीयत कैसी है. हाँ यस कर रहे थे ना. है ना. अभी आप वो ये कौन सा समिट था, ब्रिक्स समिट के अंदर किम जोंग हुआ है अपनी ट्रेन के अंदर अपना पुप्पू का सामान भी साथ लेकर आया कि मेरा पॉट भी मेरा सब, कोई मेरा डीएनए सैंपल कलेक्ट ना कर ले, साफ करके लेके सैंपल कोई ले ना ले. बिकॉज और ये पुतिन साहब भी करते हैं और कई लोग करते आए हैं, सो दैट नोबडी कैन कलेक्ट योर डीएनए सैंपल इवन इन द फॉर्म ऑफ अ हेयर और ह्यूमन वेस्ट. है ना. तो उनका अवेयरनेस लेवल और हमारे यहाँ तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी. इसीलिए इंश्योरेंस के हेल्थ रिकॉर्ड लीक हो रहे हैं. अब कल आपने डिस्कॉर्ड का देखा, उन्होंने एज वेरिफिकेशन किया था. अच्छा. कई लोगों का, उसके 1 मिलियन रिकॉर्ड लीक हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपने पासपोर्ट दे दी. उनके रिकॉर्ड लीक हो गए. कल उन्होंने एडमिट किया. तो डेटा इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. इसीलिए इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके रूल्स नोटिफाई होके स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए. बिकॉज डेटा देना बहुत आसान है. आप हिंदुस्तान में किसी मतलब छोटी मोटी दुकान में चले जाओ, सारा बिल देने से पहले आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांग रहा है ना. नहीं तो बिल नहीं देंगे. अरे भाई ससुरा प्रिंट आउट निकालो भाई, निकाल के दे दो. नहीं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चाहिए. चलो उसमें ये भी था कि मेरे को पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, अगली बार रिडीम कर लेंगे. या अगली बार मैंने बिल खो दिया और मुझे ही बिल चाहिए मान लो, तो फिर मैं उस बिल निकाल के सामान भी रिटर्न कर सकता हूँ. पर अब होता क्या है कि आप दे आओ, उसके बाद हर सुबह शाम आपको एक SMS आ रहा होगा ऑफर, ये वो पूरा. आज आप अपने SMS का इनबॉक्स खोल लो, 90% SMS स्पैम है. आप फ़ोन खोल लो, मतलब दिन के अंदर कम से कम हर आदमी को DND में रजिस्टर करने के बाद भी 20 कॉल आ रही हैं. किसी को क्रेडिट कार्ड बेचना है, किसी को रियल एस्टेट में नोएडा में जेवर में इन्वेस्ट कराना है. मतलब यही सब चल रहा है ना. और हम इसको रोक नहीं पा रहे भाई. आधा टाइम तो फोन काटने में चला जाता है. तो दिस इज ऑल्सो मतलब बेनबुन दोनों है कि यार मतलब एक बार अगर डेटा गया ना, उसके बाद ये आपका खून चूस लेंगे. नहीं तो आपने अभी क्या बोले कि हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको स्ट्रिंजेंट होना चाहिए और होना चाहिए बॉस. मतलब जैसे ट्राई की ऐप है, आज आप बोलो इस नंबर से मेरे को 2 बार स्पैम कॉल आए हैं. ठीक है ना. और मैं उसको रिपोर्ट करता तो वो उसके ऊपर शायद उसको 10 कॉल पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं. उनके ऊपर कुछ वो लोग करते हैं कि आप दिन में 2 से ज़्यादा कॉल नहीं कर पाओगे, मॉनिटर करोगे. पर यार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना, अब आप देखो एयरटेल सस्पेक्टेड स्पैम बोल रहा है.
आजकल अलर्ट आते हैं, जियो के भी सभी लोग कर रहे हैं ना। तो भाई आप ऑपरेटर से टाइप कर लो, अगर एक नंबर रिपोर्ट हुआ है उस नंबर को वहीं पे KYC कराओ 24 घंटे में। और आधे नंबर से कॉल आता है, नंबर कॉल बैक करो, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वो वर्चुअल नंबर बांट रहे हैं। तो उसके लिए ऑपरेटर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जब तक फिजिकल नंबर एलोकेटेड नहीं है तब तक वो नंबर शुड नॉट बी एबल टू टर्मिनेट द कॉल। वेरी राइट, वेरी राइट। स्पेशली इफ इट इज शोइंग इंडियन नंबर। चलो फॉरेन का तो आप नहीं कर पाते, अगर आज मेरे मतलब PST ने मोबाइल पे कोई कॉल टर्मिनेट हो रही है किसी भी नंबर से, एटलीस्ट ये तो मतलब बाएं हाथ का खेल है पता करना वेदर दैट नंबर इज एक्चुअली एलोकेटेड टू समवन और इट इज़ अ वर्चुअल नंबर और इट इज़ अ इंटरनेट कॉलिंग को आप नंबर स्पूफ करके जनरेट करके आप एक्सचेंज से कॉल कर रहे हो। तो 80% स्पैम वहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आप पेनल्टीज भी लगाओ, कार्रवाई भी करो। वेरी राइट, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब एक नंबर से दिन में 1500 कॉल आ रहे हैं, आप पता तो करो भाई किसका है। सही बात। तो जब तक ऑपरेटर लायबल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो आपने कॉल्स की बात करी ना, तो आई डोंट नो आपने ब्लैक मिरर का लास्ट सीज़न देखा या नहीं देखा। मैंने उसका लास्ट सीज़न देखा, उसमें एक एपिसोड था जिसने भाई मुझे हिला डाला एकदम। उस एपिसोड में क्या था, बेसिकली एक लेडी है जो कि डेथ बेड पे है। अब उसको कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो अपने आप को सेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखा रही है कि आपके दिमाग में, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके जगह वो को पार्ट लगाएगी। अब उससे वो जो ब्रेन डेड जो लड़की है, शी कैन लिव अगेन, शी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ विद दैट टेक्नोलॉजी। तो वो उन्होंने डाल दी। अब उसके लिए उसके पति ने सब्सक्रिप्शन ली, सब उसने पैसे वैसे दिए, सर्जरी हुई, उसको लगा भाई बहुत अच्छी बात है, हम बैक टू लाइफ, मेरी बीवी वापस आ गई, और क्या चाहिए उसको। क्या हुआ भाई, वो दोनों इतने खुश थे, उन्होंने डिसाइड करा चलो यार एक छुट्टी पे होके आते हैं। तो वो 1 घंटा दूर गए, तो एकदम से वो ऐसे हो गई, बेहोश हो गई उसकी बीवी। तो उसने उस कंपनी को कॉल करा, वो कहते हैं माई वाइफ इज ब्रेन डेड अगेन, व्हाट हैव यू डन। तो कहते ओ आई ट्रैक योर लोकेशन, यू हैव गॉन आउट ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन जोन फॉर गोइंग 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर सेंटर, यू नीड टू बाय अ प्रीमियम सर्विस। अब उसको लगा भाई मैं छुट्टी पे आया हूँ, इतने टाइम बाद बीवी के साथ छुट्टी पे आया हूँ, उसने कहा लेनी पड़ेगी। उसने प्रीमियम सर्विस ले ली, 4 दिन की प्रीमियम सर्विस ली उसने, कि वो 4 दिन 200 किलोमीटर एरिया से बाहर भी नॉर्मली रह सकती है। वापस आए, सारी चीज़ें, तो उन्होंने लेवल्स दिखाए डेंजर के कि कैसे ट्रैप में फंसाते हैं। एकदम से क्या हुआ, एक दिन वो बैठी हुई थी, टीचर थी वो क्लास के अंदर, टीच करते करते एकदम से ना वो पढ़ा रही है बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते वो ऐड बोलने लग गई, क्योंकि इन्होंने किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया जिसका ये ऐड बोल रही है। तो दे हैव मेड द ह्यूमन, आते हैं जिंदगी में भी ऐड आएंगे, दे हैव मेड ह्यूमन अ प्रोडक्ट। और मुझे, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पहले देख के लगता था ये तो यूटोपियन जिंदगी है, अब मुझे लगता है नहीं, ये रियलिटी है, ये बन सकता है। नहीं आज तो है ना, बन सकता नहीं, ऑलरेडी बना है। 2 ऐसे न्यूरालिंक का आप एग्जांपल लो। हाँ जी, न्यूरालिंक इज नाउ हेल्पिंग बाय अ चिप to revive the signals in the dead cells of brain and the nerves which are not working. So by using Neuralink, so many people are able to see for the first time in their lives who never had eyesight. Hearing aid better है, आप मतलब ऑर्गन्स का इस्तेमाल, मतलब हाथ मूवमेंट वगैरह आप कर पा रहे हो, वो सब है। ये इनिशियल स्टेज है। अगर न्यूरलिंक का पूरा विजन पढ़ो, इट इज़ गोइंग टू बी assisted, it is going to be connected, so the brain assisted by AI would be able to make calculations and decisions better. China has done similar thing. They are going into network centric warfare where the soldier or the commander who is leading the troops will be able to use AI for decision making. So I think Tianjin University, मैं नाम लेकर भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे they have experimented with a chip so that a commander will have, so it will be a fusion of human brain, human intelligence along with digital intelligence and aid which is available. तो मुझे अगर मान लो डिसाइड करना है कि सामने 100 की फौज खड़ी है, मैं क्या करूँ, तो बताएगा पिछले 500 साल में ऐसे सिनारियो आए हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, आप ये काम करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, एंड सो मशीन विल बी क्रिएटिंग द वॉर प्लान फॉर यू इन द रियल टाइम, इन द रियल बैटल फील्ड. सो यू विल बी यूजिंग AI फॉर असिस्टेड डिसीजन मेकिंग बाई यूजिंग अ चिप. सो कल आपको जो आपने एग्जाम्पल बताया, कल को न्यूरलिंक बोलता है ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक द बैकअप ऑफ योर ब्रेन.
ताकि मेमोरी लॉस ना हो, अल्जाइमर कैसे वो ना हो। तो वो जमाना भी आएगा। दूसरा, आप वीडियोस आजकल देख ही रहे हो जिसमें यू कुड जस्ट पुट अ फोटो एंड, या डीफेक वीडियोस का एग्जांपल ले लो, या कुछ लोग बोल रहे हैं पुराने फोटोज को यू कैन ब्रिंग बैक द मेमोरीज अलाइव। तो समटाइम्स इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑल्सो, इफ़ यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, आप उनसे बात कर पा रहे हो। पर उसमें है कि भगवान ने भूलने की ताकत आपको सबसे बड़ी ताकत दी है। सो इफ देयर इज़ अ लॉस यू ओवरकम बाय फॉरगेटिंग। अब ये इन फोटोज़ को देख देख के आप बार बार भूल नहीं पाते। अब एक जना ब्रेन बैकअप ऑफर कर रहा है, एक जना ये वीडियोस ऑफर कर रहा है, तीसरा कल वो सिलिकॉन के ह्यूमनॉइड लेके आएगा कि एकदम ह्यूमन जैसे दिखने वाले। तो आपने ह्यूमनॉइड बनाया, एक का ब्रेन का बैकअप डाला और यहाँ से रिक्रिएट की एक रियलिटी। सो इंसान एक्सटेंडेड मतलब लाइफ में है विदाउट बीइंग एक्चुअली देयर। द सोल इज नॉट देयर बट द एआई इज नॉट द न्यू सोल। वी आर प्लेइंग विद नेचर यार, वी आर प्लेइंग विद नेचर इटसेल्फ। फिर आपको सब्सक्रिप्शन देंगे, आप 1 घंटा बात कर लो या 2 घंटे कर लो भाई। दिस और ये इज दुबई में हुआ भाई। मैं लास्ट ईयर जाइटेक्स के अंदर गया था। हाँ, तो वहाँ पे एक कंपनी थी जो ह्यूमनॉइड बना रही थी एंड देयर स्पेशलाइजेशन वाज नॉट इन कि ह्यूमनॉइड डांस करेगा। वो बेसिकली मास्क बेच रहे थे। उन्होंने आइंस्टाइन की कॉपी बनाई हुई थी, पूरा का पूरा एकदम सिलिकॉन का, एकदम रियल। आपको मैं आपको फोटोज़ भी भेजूंगा, बाद में शेयर करना कि एकदम आपको रियल आदमी लग रहा है। तो आपके फेस का फोटो लेके 3D स्कैन करके वो एकदम हूबहू आपका मास्क पहना देंगे जो आप रोबोट को बना दो। तो मैंने कहा ये का बिजनेस मॉडल है? तो बोले कि साहब वो ये रोबोट ले जाओ अपने रेस्टोरेंट में, आइंस्टाइन आपको चाय पिलाएगा। तो अभी तो फिलहाल बिजनेस मॉडल ये कि बच्चे खुश हो जाएंगे, आइंस्टाइन से हेलो कर लो। बट आगे के टाइम पर भाई मैं आगे के टाइम बोल रहा हूँ कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मैं चाहता हूँ शाहरुख खान यहाँ पे आके सबको वेलकम करे खड़े होके। तो वो भी पॉसिबल है। और कल शाहरुख खान के लिए बिजनेस मॉडल है कि भाई अगर मेरा अवतार यूज़ करना है तो मेरे को रॉयल्टी का लाइसेंस भी दे दो। ठीक है ना, रोबोट चलाओ, मैं ही सबको हाई हेलो करूंगा। तो वो आपको जो बॉडी डबल लेके घूमते थे वो सब जरूरत नहीं है। यही भाई खड़ा, हाथ भी मिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, आपको कहो तो बर्तन भी धो देगा, बट पैसे देते रहो महीने के। मैं तो इमेजिन ही भाई, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो यार। मतलब दिस चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको डोनाल्ड ट्रम्प से गोलगप्पे तो वो भी सब्सक्राइब कर लो भाई। मतलब ये दिस चेंजेस द डायनामिक ऑफ आवर एवरीथिंग अराउंड अस। बट इट इज़ जस्ट इनोवेशन। ह्यूमनॉइड्स पहले से थे, सिलिकॉन मास्क एक अच्छी क्वालिटी का पहले से है। आप फ़र्क ये है कि आप पिछले नए साल से जो जनरेटिव है उसका इस्तेमाल करके आप हूबहू डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ और उसके बोलने के तरीके को अब आप मतलब अपने एआई मॉडल को ट्रेन करके अब प्री फीड करने की ज़रूरत नहीं है कि सेम चीज़ का लॉजिक बेस आंसर होगा या ये होगा रोबोट वाला टाइप का ना। अब डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ में ही बात करेगा। जो डीफेक वीडियो बन रहे हैं या डीफेक ऑडियो बन रहे हैं, आप जनरेटिव एआई का या ज्ञान का इस्तेमाल यही लोग करेंगे। अब उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच भी देगा, सोचो रोबोट में खड़े होके। मतलब इंडिया में जो डोनाल्ड भाई कहते हैं ना, नोबडी इन दिस वर्ल्ड नोज मोर अबाउट रियल एस्टेट देन मी, मोर अबाउट नोबेल प्राइजेस देन मी, मोर अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स देन मी, मोर अबाउट ट्रेड देन मी। तो सच में एक ह्यूमनॉइड ऐसा आएगा जिसको सब पता होगा। और स्पेशली भाई जो आपने न्यूरालिंक वाला बताया कि आपने न्यूरालिंक एक ह्यूमनॉइड रोबोट में डाल दिया। नॉट ह्यूमनॉइड, अभी तो रियल ह्यूमंस में डाला है। नहीं, अभी तो रियल ह्यूमंस में डाला है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेमोरी बैकअप लेके आप किसी के अंदर डालोगे। एग्जैक्टली। मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजी आज नहीं है, बट भाई कभी भी आ सकती है भाई। डिकोड द एंटायर ब्रेन सिग्नल एंड मेमोरी डंप। स्कैरी भाई। मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग वॉर्स, जैसे साइबर वॉर्स आजकल कहते हैं ना कि इन फ्यूचर द नॉट फ्यूचर वी आर इन दैट स्टेट कि द वॉर्स आर नॉट बीइंग फॉट विद अ गन बट विद अ कोड। तो अब आने वाले आगे जो टाइम है, एक्चुअली ये भी मेरे को आपसे पूछना था कि वेयर आर वी टुडे एज अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ आवर साइबर वॉरफेयर? आर वी एक्चुअली एट अ स्ट्रॉन्ग लेवल एंड डू यू थिंक कि येस हमें इस पे इन्वेस्ट अब करना ही पड़ेगा क्योंकि अब फ्यूचर में ये होएगी चीज़? देखो, कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा था कि मतलब दे आर इन डिस्टेंट फ्यूचर 7-8 years अगे, दे हैव जस्ट अराइव्ड इन 1.5 years। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स अवेलेबल हैं, वेपनाइज ड्रोन्स अवेलेबल हैं। अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, 2-3 कंपनीज हैं जिसका इस्तेमाल भी पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर यूक्रेन रशिया में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान के अगेंस्ट करा था। भाई वो फोटो लेके चल रहा है, यहीं पे फोड़ना और यहीं पे फूटना है।
ड्रोन AI यूज करके। हाँ, मतलब आजकल तो जितने भी वेपन्स हैं जिसको आप GPS गाइडेड वेपन्स के साथ आप इमेजरी भी डाल रहे हो कि सो दैट इट कैन नेविगेट इटसेल्फ इवन इफ द सिग्नलिंग नेविगेशन सिग्नल इज नॉट अवेलेबल। सो इमेजिन वहाँ तक जा रहा है और वहाँ जाने का एक छोटा सा मिनीचर ड्रोन लॉन्च किया जिसके ऊपर आप डाल दो बारूद थोड़ा सा और उसके अंदर आप FRS भी दे दो कमरे के अंदर, भाई इसी बंदे को ढूंढना है और इसी में जाके फटना है। So those technologies are self-navigation, self-destruction, facial recognition, long-range endurance, light weapons. ये सारी चीज़ें अवेलेबल है and they are being used. अब वो किस स्केल के ऊपर होगा फ्यूचर के अंदर आप देखो, मतलब इट इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर स्पेक्ट्रम एंड लैंडस्केप ऑफ वॉर। हाँ, पर साइबर के साथ एक अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़ें ना जब तक आप बना रहे हो तब तक एक्वायर भी कर सकते हो। मतलब पैसा दो, खरीद लो वेपन्स। अच्छा, भाई ओके दिस इज गोइंग टू बी मोर डेंजरस। सो इस तरह का वेपन्स अगर एक रोग रिजाइम के पास आते हैं और कल को वो जो छोटे छोटे मलेशिया ग्रुप्स घूम रहे हैं हवा होते टाइप इन सबको देना शुरू कर दे तो कौन रोक लेगा? आज पाकिस्तान एज अ स्टेट टुडे डिसाइड टू आर्म दिस टेरर ग्रुप्स विद दिस ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज या अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। So this is a bigger challenge. मेरे को इससे एक एग्जांपल याद आया था जो अभी, क्योंकि इस तरीके के वॉरफेयर की बात करे थे, जो उसने करा था, हमारी बात भी हुई थी, मैंने आपसे समझा भी था, हुआ क्या था, जो इजराइल ने आई थिंक ईरान के साथ करा था, वो फ़ोन वाला जो फाड़ दिए थे उन्होंने फ़ोन हिजबुल्ला के साथ कि फ़ोन फटा और कई चीज़ें फटी पेजर। बट भाई ये क्या क्लास है कि उन्होंने पहले तो उस पेजर, तो बेसिकली वो जो पेजर कंपनी थी वो भी इजराइल की ही थी। हाँ, उन्होंने ताइवान में कंपनी एक्वायर करी जिसमें अपने पेजर बनवाए और उनको सप्लाई करवा दिए। तो जिसके पास वो पेजर थे हर जगह वो फट गए और वो पेजर पॉकेट में थे, हाथ में थे। क्या फट गया भाई यार, इनसेन। मतलब मैं तो तब तक मैं एक हफ्ते तक सोचता ही रहा कि भाई क्या लोग बैठे हैं इनके। पर इसमें भी है ना, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इनोवेशन है। हाँ, मतलब ये तो आइडिएशन है भाई, आइडिएशन है कम एक्वायर करना। और सोचो इतना छोटा सा एक्सप्लोजिव पेजर में डाला होगा बैटरी के अंदर, किसी ने कितना, सुनो इनोवेशन चेंजेस एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी तो आती है। हाउ डू यू सी योर प्रोफेशन एज भाई, बिकॉज the field that you are in last whatever 5 years 10 years, so much has changed, so many things have changed. how are you looking at what you are doing? I want to know. कभी आप भी सोचते हो कि क्या क्या चल रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है? मतलब हम सब सोचते हैं ना हमारे प्रोफेशन के बारे में कि यार ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाउ आर यू लुकिंग एट इट इन व्हाटएवर? मेरी मतलब इन टेक every 1 year you change your own entire perspective and outlook. बट यार मेरी तो एक इच्छा है कि मतलब आप कहीं भी जाओ ना, आज एक बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सब सोफे पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि AI का डिप्लॉय बैंकिंग सेक्टर में कैसे कर दें, फिनटेक में कर दें, क्या इनोवेशन हो। पूरा फिनटेक समिट आप कल परसों का देख लो, इतने अमेजिंग इनोवेशंस आए हैं। पर ये चकाचौंध के अंदर ना आदमी कई बार क्या होता है, मतलब दिए के नीचे अंधेरा होता है, वो सबको रोशनी देता है। जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बल्क यूज़र है, जो आपके भरोसे पे टेक्नोलॉजी में, गरीब आदमी जिसको यार वो बेचारा UPI करके 20-50 रुपये की पेमेंट करता है ना, ये पहली बार उसके जनधन अकाउंट खुले, उनके साथ जो 3-4 हज़ार रुपये के फ्रॉड हो रहे हैं भाई, वो 80% है टोटल साइबर फ्रॉड्स के। और उनका कोई रिजोल्यूशन, कोई एट्रीब्यूशन, कोई कॉन्विक्शन या कोई उसका प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं है। और ये लोग पूरे के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में ना विश्वास खो रहे हैं। मुझे लगता है यार इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि मतलब ठीक है, अब शहर में बैठे आदमी के लिए 10-15 हज़ार का फ्रॉड हो गया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो उसके लिए एक सेटबैक है। पर कई लोगों के लिए वो पूरे यार साल की सेविंग है। 50 हज़ार रुपये किसी ने ना बच्चों की शादी के लिए जमा करे हुए हैं, और उसके साथ जहाँ फ्रॉड हो रहा है बेचारा गाँव के अंदर बैठा हुआ है न, तो वहाँ पे बेचारे, और पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं यार फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का एक ह्यूज फोकस ऑल्सो हैज़ टू बी ऑन दिस फ्रॉड प्रिवेंशन। और इसमें भी हमारे जैसे मतलब हमारे समाज के अंदर ही कई कलाकारों के चक्कर में हो रहा है, जिन्होंने बोला कि यार आधार इनेबल्ड बैंक में KYC नहीं होगा, या आप उसको जो है
मतलब अब बायोमेट्रिक केवाईसी अब आप मोबाइल में नहीं होने दोगे, ठीक है। एक टाइम में मुझे भी लगता था यार नहीं होना चाहिए क्योंकि टू मच ऑफ डेटा बिंग गोइंग इन, बट समय बदलता है यार। यू बिकम कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, यू बिकम कंफर्टेबल इन टेक्नोलॉजी, मोर एंड मोर डेटा। पहले आप हर जगह फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहिए था, आज हर फ़ोन बिना कोई फ़ोन फिंगरप्रिंट के खुल नहीं रहा। तो बायोमेट्रिक्स का यूज़ फिर केवाईसी के लिए बैंक अकाउंट और मोबाइल के लिए भी होना चाहिए। अभी आप देखो ना, मैं अपने घर में फैमिली फ्रेंड सर्कल के अंदर देख रहा हूँ यार, रोज़ फ़ोन आते हैं, वो 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, 6 लाख रुपए किसी को दे दिए, किसी का डिजिटल अरेस्ट हो गया, किसी के साथ वो स्कैम में पैसा डाल दिया। और 95% केसेस के अंदर पैसा यार इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर गया है। किसी ने शिलोंग में खोला हुआ है, किसी ने नॉर्थ ईस्ट में खोला हुआ है, या किसी ने फर्जी अकाउंट, वही जनधन के किराए पे अकाउंट लेके म्यूल अकाउंट्स लिए हुए हैं। पर बात बॉस ये है कि वो पैसा इंडियन अकाउंट्स में जा रहा है और कैश में विड्रॉ हो रहा है, ये आगे घूम रहा है। एंड ये पूरे के पूरे चेन को आप तोड़ सकते हो विद स्ट्रिंजेंट केवाईसी एंड लॉट मेनी इनोवेशंस एंड मैकेनिज्म। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो इट इज़ अ ह्यूज मतलब एरिया वी हैव टू लुक इनटू, बिकॉज यार वो किसी मंत्री, किसी सरकारी अफसर के दरवाजे नहीं आ रहा जिसका 5,000 का फ्रॉड हुआ है। अब जाओ गाँव के अंदर, और आधे से ज़्यादा स्कैमर पाकिस्तान में बैठे हैं जो डिजिटल रिस्क स्कैम कर रहे हैं। सारे की आप आवाज़ देख लो, आधे उर्दू बोल रहे हैं, रावलपिंडी के हैं, तो झंडे उल्टे लगा रखे, कुछ पता नहीं। नहीं, ये तो है, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। क्योंकि अब डू यू थिंक देयर इज़ द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, और यू थिंक कि बहुत काम अभी इस चीज़ पे होना बाकी है? नहीं, गवर्नमेंट काम करे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है यार? अब जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसको, मतलब इसी गवर्नमेंट कैन फ्रेम पॉलिसी, कैन क्रिएट इकोसिस्टम, पर उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़ा विल बैंकिंग और सेक्टर को खुद लेकर आना। दूसरा, हमारी सोसाइटी सेल्फ इज अ बॉटलनेक। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले, इसको रुकवाने वाले आधे तो इसी सोसाइटी के लोग थे ना, कि बैंक और उसमें मोबाइल में आप बायोमेट्रिक केवाईसी नहीं करोगे। ठीक है, उस समय उनका एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, पर मुझे लगता है उसको रिविजिट करना चाहिए। आज की डेट में आप मतलब केवाईसी फ्रॉड हो जाए, नकली केवाईसी पे सिम मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? मे बी यू कैन बिकम द वॉइस। ठीक, कैसे पॉसिबल? नहीं, मैं कह रहा हूँ मे बी यू कैन बिकम द वॉइस, व्हाई डोंट आई मीन यू। नहीं, मैं तो हमेशा से कहता हूँ यार, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहा है, मैंने फिक्की के कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बोला कि यार 80% जो फ्रॉड है वो गरीब के साथ हो रहा है। डिस्कशन हम ड्राइंग रूम में 20% सेक्टर जहाँ खाली बड़े अमीर बैठे हैं। एक एग्जाम्पल देखो, अभी आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दो, 25,000 रुपये का, हमेशा ICICI बैंक का कॉल आता है, चाहे 50 रुपये रोमिंग में खड़ जाए कि ट्रांजैक्शन अप्रूव करो, सब आपने ट्रांजैक्शन करी है ना। आप दुनिया भर के AI की बात कर रहे हो कि यार हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे कॉल करते हैं। Why don't we use AI to determine what is the high value? For me, 10,000 may not be the high value. I am doing transactions every day. For a poor person जिसकी टोटल सेविंग 50,000 रुपये 2 साल के अंदर है, जिसने कभी 1,000 रुपये से ज़्यादा अपने ATM से निकाले नहीं, जिसकी टोटल विड्रॉल या बैंकिंग ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये से ज़्यादा के नहीं है, अगर उसके अकाउंट से 20,000 रुपये निकल रहे हैं तो वो हाई ट्रांजेक्शन है। अगर 2,000 भी निकल रहे हैं तो भी वो सस्पिशियस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। एंड दिस इज़ हाउ वी शुड यूज़ AI। मतलब अब आप खोलोगे यार, खाली हम उसका इस्तेमाल प्रिसाइज ऐड देने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कर लें और आदमी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा दे, भैया ठीक है, पर उसके साथ समाज में वो लोग भी खड़े हैं जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जो खाली दूर से बस है ना मोदी जी की मन की बात सुन के हमारे जैसे लोगों को देख के बेचारा पहली बार अपनी जमा पूंजी को बैंक में अंदर डाल रहा है। सही बात है ना, पहली बार वो बेचारा UPI का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, वो दिन भर UPI को गाली देगा, जनधन को, बैंक को गाली देगा, जबकि बैंक की तो गलती है नहीं। मैं UPI कोई हैक हो गया, ये फ्रॉड इकोसिस्टम, ये फ्रॉड KYC वाला चल रहा है, तो उसको नहीं पता है सब ना। वो तो बोलता भैया ऐसा है, पैसा ऑनलाइन डाला था, वो चलेगा, कोई बाबू FIR नहीं लिख रहा, हमारा पैसा चलेगा, वो ज़िंदगी भर बैंक नहीं आएगा। सही बात है। तो ये हमको सोचना चाहिए यार, वी मस्ट रियलाइज कि वी शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू लो वैल्यू फ्रॉड इन साइबर than the high value fraud or the equivalent value at least. We should put more energy and our resources on crimes in the rural areas, जहाँ पे especially below poverty line या people who have annual income of less than 3 lakh rupees are involved. Yeah. They deserve more. Yeah, definitely. आपको याद है मैंने आपको एक बार वो भेजा भी था कि मेरा नंबर कम से कम 8-9 LPG अकाउंट्स पर रजिस्टर्ड है। मेरे को नहीं पता कैसे, और वो सब्सिडी भी ले रहे होंगे किसी बैंक अकाउंट में। OTPs आते हैं, अलग OTP आते हैं। अब मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आता मुझे। अब फोटोकॉपी आपके आधार के करके बना दी होगी। हाँ, अब खुदाना का आसाम की सब्सिडी भी जा रही है। कमाल है भाई, इंडिया अलग ही चलता है इन चीज़ों में तो। और ऑनलाइन है तो कोई वेरिफिकेशन नहीं अकाउंट में आ रही है। भाई आई विल क्लोज आवर कॉन्वर्जेशन आफ्टर दिस विद एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है। आई सॉ वीडियो डे बिफोर येस्टरडे
जिसमें उन्होंने बताया कि जो AI है, जो ये कूल वर्ड बन गया है, जबकि AI तो कब से चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट अब ये कूल वर्ड बन गया है, इतनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही है, स्पेशली जब से ये अमेरिकन और ChatGPT वगैरह सारी कंपनीज आई है चाइना की। कोई भी आप जाके AI के नाम से कोई पिच दे दो, इन्वेस्टर्स कहते हैं, इन्वेस्टर्स करने लग जाते हैं कि अरे भाई AI आ गया, ब्लॉकचेन साथ में AI और साथ में सारे कहाँ लगाना है। तो ये एक तरीके का बबल बन रहा है। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, कहते हैं ये जो तुम अपनी AI की वीडियोस और फोटोज डालते हो ना, इस साड़ी में उस साड़ी में, ये बालों के साथ ट्रेन हो रही है, वो ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहे हैं। पहले तो वो ट्रेनिंग डेटा, दूसरा वो डेटा यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है इस टाइम पे, करंटली इतना लैंड ही नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना पाएँ। क्योंकि आज अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ बंदा AI की कोई ना कोई ऐप, ChatGPT या कुछ भी यूज़ कर रहा है, वो आधी बार तो वेली चीज़ों के लिए कर रहा है कि ये नया ट्रेंड आया, चलो गिबली जैसे फॉर एग्जांपल। नहीं, वो आपके लिए वेली चीज़ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने कई साइट्स पे देखा, पासवर्ड डालना कैप्चा पूछता है कि 7+3 कितना है, 10। आजकल एक नया आया है कि ये बताओ, ये कैरेक्टर पढ़ के बताओ कैसा है। ABCD ब्लड कैरेक्टर है, टेढ़ा मेढ़ा है, कागज़ पे उसको पढ़ के बताओ। 2-3 बार में आप सही डालते हो। वो उस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये कि आप ह्यूमन हो नहीं है, वो तो एक अलग बहाना है। उस कैप्चा को सॉल्व कराने के लिए भी कई कंपनीज पर कैप्चा 10 पैसा सामने वाले से चार्ज कर रही है। बिकॉज क्या हुआ, बीच में आया कि यार हमको रिकॉर्ड डिजिटाइज करने हैं, पुराने PDF, पुराने हाथ के रिकॉर्ड हमको स्कैन करने हैं, स्कैन करके उसको रीड भी करना है। OCR को मशीन पढ़ नहीं पा रही कि ये टेढ़ा लिखा है, ऐसे लिखा है, हिंदी में ऐसा लिखा है, क लिखा है कि कू लिखा है। समझे, कर्सिव राइटिंग है। तो आपने छोटे छोटे स्निपेट डाल दिए, ये हिंदी वाले इंडियन को डालो, ये वाले इसको डालो, बता भाई पढ़ के। तो धीरे धीरे आप तो सही डालोगे ना। मतलब अब मैं आपका नाम कर्सिव राइटिंग में लिखूँ, टेढ़ा लिखूँ, थोड़ा सा ब्लर करके लिखूँ, मैं मोरलेस पढ़ लूँगा। दिस इज़ हाउ यू ट्रेन अ सिस्टम कि भाई ये A है, A ऐसे भी लिखा जाता है, A ऐसे भी लिखा जाता है, छोटा A ऐसे भी होता है, किसी ने टेढ़ा लिख दिया तो ये भी A है। तो वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके भी पैसे मिलते हैं कि भैया 50,000 कैप्चा डिफिकल्ट वर्ड के सॉल्व करा दो, और आप लगे रहे तो यार मैंने गलत डाल दिया है। भाई नहीं, मैं कह जो रहा था भाई, ये तो आपने और डेंजरस चीज़ बता दी। मैं ये कह रहा था कि ये सारा डेटा स्टोर करने के लिए वो आपको लैंड चाहिए होता है, वो सिस्टम्स चाहिए होते हैं, कूलिंग उनकी करनी होती है, जो डेटा सेंटर्स बनते हैं। हमारे पास इस टाइम वही नहीं है। आपके पास नहीं है ना। US का जो अभी AI प्लान है, जिसमें ये सैम ऑल्टन वगैरह को सबको लेके आए हैं ट्रम्प साहब, तो कितने $10 बिलियन कितने का फंड, या 300 बिलियन, मैं मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, देख के डाल देंगे, लाखों करोड़ का फंड है। ठीक है, वो डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। डेटा सेंटर कंपनी A बना रही है, मैं नाम नहीं दे रहा। उसके ऊपर कंपनी भी OpenAI टाइप का AI डिप्लॉय होगा। ठीक है, डेटाबेस एक कंपनी का लगवाया जा रहा है US के अंदर। दे आर ब्रिंगिंग 6-7 कंपनीज टुगेदर, और ज़मीन दे दी। यार हम एक GPU के लिए रोना आ जाता है, कहाँ से आएंगे? वो लाखों GPU वहाँ लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उसको पावर करने के लिए आपको पूरी पावर ग्रिड फुल, इतनी पावर नहीं तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा लगाने की बात है कि न्यूक्लियर छोटा सा जो मोबाइल जो आजकल रिएक्टर की, वो उससे पूरा का पूरा पावर सप्लाई होगी। वो विज़न है, वो मिशन है, जिसमें US के 5 सबसे बड़ी टेक कंपनीज आज एक साथ आ रही हैं। उसके बाद सरकार की फंडिंग है, दे क्रिएटिंग अ बजट। हम उसका फ्रैक्शन भी इस समय नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, समाज में पैसा भी कम है, वो कर रहे हैं, बट वी शुड नॉट बिकम द ट्रेनिंग मॉडल्स कि ये हमें गिनी पिग्स की तरह यूज़ करें कि भैया इनसे ही फ़ोटो डलवाओ, बुढ़े कैसे लोगे, खुद ही बनाओ, खुद ही बताओ, ताकि अगले इमिग्रेशन पे जब भागोगे तो बोलेगा बेटा तुम ही आ जाओ। वाह भाई वाह यार, मतलब ये तो हाउ विल यू लुक 10 years from now? फेसबुक पे कितना चला था भाई, सबके फेशियल रिकग्निशन मॉडल ट्रेन हो गए। आज आप US को बोलो भैया ये बंदा है सस्पेक्टेड टेररिस्ट, ने कोई सर्जरी करा दी होगी ऐसे मुझकट वाली, बताओ भाई ये 15 साल बाद कैसा, 25 साल बाद कैसा दिखता होगा। उनके मॉडल बता देंगे भैया ये बच्चा 25 साल बाद ऐसा दिखता होगा। ये 5-6 प्रोबेबल वो हैं। ये लो स्कैरी वर्ल्ड यार, आ ही गए, पूरा ब्लैक मिरर साला जिंदगी अच्छा बनी भी है। है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि यार मिसिंग चिल्ड्रंस के केस के अंदर आज किसी को पता करना होगा, यार हर साल इस तरह का होगा, उनको आइडेंटिफाई करना है। मैंने एक केस पढ़ा था, आई थिंक दे यूज फेशियल रिकग्निशन टू आइडेंटिफाई हंड्रेड्स ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन इन आंध्रा, किसी स्टेट के अंदर, एंड दीज चिल्ड्रन, सो देयर आर ग्रेट स्टोरीज
यू नो कि विच आर सो पॉजिटिव कि यार आपको खुशी होती है चलो टेक्नोलॉजी ने कई घरों का भला किया। बट वही है ना जो आपने बोला कि जब बंदूक बनेगी तो वो दोनों जगह के लिए बनेगी। बस ठीक है, क्या कल भैया मान लिया मूछ कटा के इंडिया में बिठा लेंगे, आ जाओ। तो प्रॉब्लम ये लेके छोड़ भी देंगे। चलो भाई, दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। थोड़ा आपके साथ शूट करके बात करके थोड़ा मैं घबरा भी जाता हूँ, थोड़ा इंस्पायर भी हो जाता हूँ कि यार ये क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। हम तो खुद ही डर रहे हैं। हम तो भाई जाते हैं अपने ऑफिस, जाते हैं काम करते हैं, आ जाते हैं ये दुनिया। तो लगता है नया फ़ोन ले लो, नया नंबर ले लो और एक नया ईमेल आईडी बना लो। जितने लोग घूम रहे हैं ना भाई साहब, बिल के लिए नंबर दे दो, ये तो सबको खुशी से बांटो। सच्ची में नो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डूइंग दिस। उसने एक चीज़ इन सब चीज़ों के लिए रखी हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह। एक हमने शो किया था सोनल के साथ यही। अच्छा मुझे पता नहीं था कि ये लाइव रिकॉर्डिंग में फ्री कॉन्वर्सेशन चल रही थी। हमने कहा भैया यही है, डेटा तो जाना एक नया 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट में नया सिम महीने का, एक ईमेल आईडी, भैया यही बांटो सबको, इसी में स्पैमर्स में जो आए सबको डिलीट कर। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। ऑलवेज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, ऑलवेज फन टू बी हियर विद एंड यू। आई होप कि जो लिसनर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले इस कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। एंड जितेन भाई को फॉलो भी करना। भाई शिकंजी एक और पिला देना। डन। शिकंजी वैसे भी बड़ी फेमस है दिल्ली की। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। चलो।